अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इंडिया अलायंस के कई पार्टी लीडरों ने दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के कॉन्फ्रेंस रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि जिस तरह वक्फ बोर्ड का नया कानून हाल ही में लाया गया है, इसी तरह हुकूमत हिंद इसके अलावा कई नए कानून ला रही है, जिसमें आरटीआई एक्ट भी खतरे में नजर आ रहा। इस पूरे मामले पर इंडिया अलायंस के रहनुमाओं ने क्या कहा, सुनते हैं। आसाम से राज्यसभा के रुकन गौरव गोगोई और इस तरह के बहुत से लीडरों ने मीडिया से खिताब किया है। Dear friends, today we are joined by our colleagues Priyanka Chaturvedi on my left from Shiv Sena, John Britters from CPIM. We have Shri Abdullah ji from the DMK party on my extreme right, and we have Javed Ansari ji, जावेद अली जी माफ़ कीजिएगा फ्रॉम समाजवादी पार्टी। और आज जिस विषय पर हम आपके साथ यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है। और पिछले सत्र में when the parliament was in session, the India Alliance parties deliberated on the recently passed Digital Data Protection Act. If you would remember, this Digital Data Protection Act had a small history to which I would briefly go into. That there was a JPC set up, an extensive report was presented, and subsequently the government, as it has the habit, when it is going to pass the bills, brings certain amendments which have fundamentally changed the nature of the JPC report. So when this bill, the Digital Data Protection Act, was passed, it was done when the entire country was witness to the no confidence motion in Parliament in the year 2023, which was brought in the context of Manipur. And therefore this important bill, which should have been deliberated upon, discussed upon, the government passed it, and since then we have been studying the various implications of the Digital Data Protection Act, and as we have understood it clearly, the recent amendments have a draconian impact on the rights of citizens and the freedom of the press. Subsequently, in the recent Lok Sabha, civil society also reached out to various India Alliance parties, leaders of group of civil society activists, RTI activists, privacy activists, also reached out to LOP Shri Rahul Gandhi ji. And then it was subsequently decided कि हम सब मिलकर जो महत्वपूर्ण चिंताएं नागरिक समाज ने व्यक्त की है उसको हम एक कलेक्टिव पिटीशन के द्वारा मिनिस्टर ऑफ आईटी एंड इंफॉर्मेशन, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव जी को बताएंगे। और हमने एक जॉइंट पिटीशन हमने बनाई है जिसका मैं थोड़ा सा विवरण मैं दूंगा, एंड देन आई विल आस्क माय कॉलीग्स टू गो फर्दर इनटू डिटेल। बट एक जॉइंट पिटीशन जिसमें
जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ने भारत के पार्लियामेंट में पास हुए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की धज्जियां उड़ा दी. It has devastated another act passed by the parliament, which is the Right to Information Act. There is a particular section in the Right to Information Act. It is called Section 8(1), जिसमें ये कहा गया है कि अगर राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन में ऐसी कोई जानकारी मांगी गई है जिसका पब्लिक इंटरेस्ट के साथ कोई संपर्क नहीं है, तो ऐसी सूचना देना अनिवार्य नहीं है. लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, पर आपको देना पड़ेगा. तो अभी जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ उसमें एक बहुत ही खतरनाक सेक्शन है, सेक्शन 44(3), which is amending section 8(1)(j) of the RTI Act. And now it says, nothing, notwithstanding anything contained in this act, there shall be no obligation to any citizen information which relates to personal information. बाकी जो चीजें हैं पब्लिक इंटरेस्ट की, पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटेड जो बातें हैं, जो कार्व आउट्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो पूरा डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो रिसेंटली पास हो उसको काट दिया है. तो कल अगर आप जानना चाहते हैं कि बिहार में जो विभिन्न जो पुल बनाए जा रहे हैं, पुल टूटे जा रहे हैं, ये पुल अधिकारियों ने किस कॉन्ट्रैक्टर को दिया, कौन है वो कॉन्ट्रैक्टर? क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर को क्या सारे पुल की ठेका मिला हुआ है. तो आज जो जानकारी आपका अधिकार है, जो सूचना जो अधिकार है, उस अधिकार को आज इस छल के द्वारा उस अधिकार को नागरिकों से छीना गया है. वेरी सरप्टिशियसली, maliciously and mischievously, the right of citizens to information has been snatched by the recent Digital Data Protection Act. तो इस बिल पर सुझाव ये है कि we urge you, we are requesting the Minister of Information Technology, we urge you to repeal section 44(3) of the Digital Personal Data Protection Act. और ये जो पिटीशन है, इस पिटीशन पर किन महान हस्तियों का, नेताओं का हस्ताक्षर और समर्थन है? आदरणीय राहुल गांधी जी का, अखिलेश यादव जी का, बालू जी का, जॉन विटर्स जी का, विभिन्न हमारे जो समर्थक करने वाले जो दल हैं, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो शिवसेना यूबीटी हो, विभिन्न दलों के साथ हमने विचार विमर्श कर हमने सोचा एक जल्द से जल्द an immediate and urgent action must be taken, and a joint petition was circulated. Because the parliament broke for was adjourned, therefore we got a representation of the India Alliance, and we are still in talks with others, but right now we have close to 120-130 signatures on this, with some very eminent voices of the opposition. विरोधी दलों के बहुत अहम नेताओं की आवाज़ और उनका हस्ताक्षर इस पिटीशन पर है. तो बहुत ही आज कल के बीच में ये हम मंत्रालय में भेजेंगे और हम आशा करेंगे कि सरकार इस पर गंभीर मंथन करेगी और जो हमारा परामर्श एडवाइस है कि सेक्शन 44(3) को रिपील करना, वो करेगी. वो इससे करने से
डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन के मूल जो बिल है उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन पार्लियामेंट के द्वारा पारित हुआ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की जो आत्मा है उसको हम बचा पाएंगे. बाय रिपीलिंग दिस, द फंडामेंटल नेचर ऑफ डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट विल रिमेन intact, but the soul of the RTI Act will be protected. And I'm glad that the opposition parties on this issue have come together. I want to thank all the leaders of the India Alliance opposition parties. Thankful to the MPs for having come down here. I only want to say that this is our view of democracy, that citizens have rights and government has a duty to uphold these rights. हमारा सोच ये है कि नागरिकों के पास अधिकार है और सरकार का कर्तव्य बनता है उन अधिकारों को संरक्षण करना. लेकिन वर्तमान की भाजपा सरकार का नजरिया उल्टा है. उनको लगता है कि सारे अधिकार सरकार के पास है क्योंकि वो निर्वाचन जीत के आए. They think the BJP thinks that them being elected gives them all the rights and citizens has no rights. Now citizens have the duty to follow what the government has ordered them to do. अमित शाह जी कहते नहीं पार्लियामेंट के मानना ही पड़ेगा. अरे अधिकार हैं नागरिकों के, हमारा कर्तव्य है कि हम नागरिकों के अधिकारों को और सशक्त करें, संविधान के अनुसार कानून बनाएं, पार्लियामेंट के द्वारा पारित हुए कानूनों को हम अपहोल्ड करें. और इनका यह है कि माइट इज राइट, ब्रूट पावर, एब्सोल्यूट पावर, zero responsibility towards protecting citizens' rights. So I would just like to close my opening remarks there, and I would request, and I would also invite Professor Naval Kishore ji from RJD to the dais, and I request now Priyanka Chaturvedi to share her views. आप सभी को नमस्कार. ये गौरव जी ने पूरा आपको संदर्भ दिया ही है किस कारणवशात हम लोग सब एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं. पर ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आप सबकी आज़ादी पे भी एक चौतरफा हमला है. आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम बन गए हैं जिस माध्यम के द्वारा आरटीआई एक्ट से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म थ्राइव कर रही है. वरना आप जान रहे हैं जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है किस तरीके से हर तरीके से कोलैप्स कर दी गई है. स्पाइनलेस कहने में मुझे कोई 2 मिनट भी नहीं लगेगा. पर ये जो चौतरफा हमला इस बिल के माध्यम से हो रहा है वो आप सबकी जानकारी में लाना और आप सबके माध्यम से जनता तक पहुंचाना बहुत जरूरी है. आरटीआई एक्ट के बारे में संदर्भ में उन्होंने बताया गौरव जी ने कि किस तरीके से आरटीआई एक्ट को डाइल्यूट करने का काम हो रहा है. और मैं सरप्राइज हूँ, कल ही आईटी मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव जी वो आधार की टीम से बात कर रहे थे. उनसे कह रहे थे एक न्यू लॉ ड्राफ्ट करिए जो कि बिल्कुल अलाइनमेंट में हो विद आरटीआई एक्ट का न्यू लॉ लाइन जिससे वो अलाइनमेंट में आए. तो यानी आप बिल्कुल क्लियरली एक मैसेज दे रहे हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को आप रोड टू इग्नोरेंस की तरफ लेकर जा रहे हैं कि जनता को पता ही नहीं चलेगा. तो ना कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, ना कुछ दिख रहा है, ना हमने किया है. ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. सारे राज्यों में जो भ्रष्टाचार की बातें निकली हैं वो आरटीआई के माध्यम से ही निकली हैं. उसी पे सबसे बड़ा हमला हो रहा है. ये दुर्भाग्यपूर्ण है. और मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये जो डीपीडीपी एक्ट था जो 2019 में पहले आया था उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं था. 2021 में भी जो लाए थे जेपीसी के बाद उसमें भी ये प्रावधान नहीं था. 2023 में अपनी मनमानी कर इन लोगों ने इस प्रावधान को लाए हैं जिससे आरटीआई एक्ट को बिल्कुल नल एंड वॉइड करने की तरफ लेकर जाना है. यानी आरटीआई कानून तो होगा पर जो वेपन है आपके हाथ में, जो एक हथियार है आपके हाथ में, वो खत्म कर देंगे. दूसरा महत्वपूर्ण बात है जिस तरीके से प्रेस फ्रीडम की हम बात करते हैं और शुरुआत में ही मैंने ओपनिंग कमेंट में कहा कैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं हम, कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन को लेकर कोई भी अगर डेटा चाहिए आपको डेटा फिडुशियरी बना देंगे और आप कोई भी डेटा स्टोर कर रहे हैं आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए आपको अकाउंटेबल बना देंगे. और उसमें फिर फीस भी लगेगी, वो भी होंगे, फाइन्स भी लगेंगे जो कि 200 करोड़ तक जा रहे हैं, 500 करोड़ तक भी जाने का हो सकता है. और द वर्स्ट पार्ट इज
कि जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बन रहा है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो बनेगा वो सेंट्रलाइज्ड इन नेचर होगा, यानी डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं है। जैसे अगर तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, वहां की पॉपुलेशन अलग है, तो उनको भी उसी के कमांड में ले आया जाएगा, सेंटर के कमांड में। महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले हैं, मराठी पर्सनल डेटा है, उसको भी सेंटर के कमांड में ला रहे हैं। कौन चेयरमैन बनेगा, कौन बोर्ड मेंबर्स होंगे, क्या उनकी सैलरीज होंगी, क्या उनके अलाउंसेस होंगे, क्या उन पे एक्शन लिया जाएगा, वो भी केंद्र सरकार के ही नुमाइंदे डिसाइड करेंगे। तो ये किस तरीके से फ्री एंड फेयर है। और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये भी पावर है कि वो डिसाइड करेंगे कौन इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। प्राइवेट एंटिटीज भी, अगर हम प्राइवेट एंटिटी से भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे, वो भी उनको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं फ्रॉम शेयरिंग इंफॉर्मेशन। हम लगातार देख रहे हैं कि आरटीआई का पीएम केयर्स को आरटीआई से हटा दिया। कोई भी चीज जहां पे अकाउंटेबिलिटी सरकार की होती है, आरटीआई से हटा देते हैं। अब ये करने के बाद जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो, सिटीजंस एम्पावर्ड एनलाइटेंड सिटीजंस हो, जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की मांग करते रहे हैं, जिसकी लड़ाई लड़ी है उन्होंने, उसको भी खत्म करने का काम है। तो मैं आप सबसे मेरी यही अपील होगी कि आप सबके माध्यम से हम सब इस आवाज को बुलंद करें कि ये जो डीपीडीपी एक्ट है अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है, नोटिफिकेशन से पहले उसमें ये जो भी हमारी चेंजेस हैं जो हमने लेटर के माध्यम से की हैं, उसमें ये बदलाव लाया जाए, सो दैट हमारे जो पावर्स हैं, सिटीजन के जो पावर है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के जो पावर्स हैं, जर्नलिज्म के जो पावर्स हैं, फ्रीडम के प्रेस फ्रीडम के जो पावर्स हैं, उसको और मिट्टी में ना मिलाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी और जावेद जी इसको आगे। धन्यवाद साथियों। इस एक्ट के संबंध में जो बातें गौरव गोगोई साहब ने और प्रियंका जी ने कही है, मैं उनसे अपने आप को सहमत करता हूं। आरटीआई का जहां तक सवाल है या सूचना पाने का सवाल है, 2019 में जब आरटीआई एक्ट में यही सरकार संशोधन लेकर के आई थी, तो आधा कवाड़ा तो उस एक्ट का उन्होंने 2019 में ही कर दिया था। और अब इस एक्ट के माध्यम से जो बचा खुचा रास्ता सूचनाएं प्राप्त करने का, और कुछ ऐसी सूचनाएं जो जन सामान्य को मिलनी चाहिए और जिन्हें सरकार बचाना चाहती है, रह गया था, इस एक्ट के माध्यम से भी उसको पूरे तरीके से समाप्त करने का इरादा सरकार का है। इस सरकार को बहुत प्यार है सूचनाएं छुपाने से। ये हर प्रकार की सूचनाएं जो जनता जानना चाहती है या जो जनता के बीच में आनी चाहिए, उनको छुपाने का प्रयास करती है। हम सब लोगों ने ये तय किया है कि सरकार के इस काम को रोकने के लिए अब आज की तारीख में तो हम उनसे अपील ही कर सकते हैं, और भविष्य में यदि कोई और दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा तो वो भी बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय जॉन विटर्स जी। Thanks, Nuru ji, Priyanka, Javed ji, my friend Abdullah. I endorse the views that have been expressed here. I need to just add that this RTA Act was a milestone in the trajectory of the nation to be a modern democracy, to bring in transparency in administration, to empower the citizens and the activists. At a stroke, they have done away with the RTA. And further, as Priyanka said, far-reaching implications on the freedom of media. As you all know, what they have actually drafted for the media. Already there are a lot of coercive steps that are being taken. And I would exhort my friends in the media to have a look at the JPC report of 2019. Many of the provisions that have been brought in are contrary to the recommendations of the JPC. Even the Digital Data Protection Board, there has been a recommendation how the board members need to be appointed. Bodies like, including Attorney General, has to be walked in to make sure that there is a due diligence in the selection of the Digital Data Protection Board members.
Now, nothing of that have been incorporated. And I would say that when the opposition was protesting on this Manipur issue, they had rushed in legislations, and this is one amongst them. I, being a member of the IT Standing Committee at that time, had moved amendments because precisely on these, in order to nullify the provisions that were brought to neutralize the RTA. And the government knew that, see, their intention was to ensure that RTA is given a goodbye. Now, as you all know, many of the enactments, laws passed during the UPA regime, like employment guarantee, like information guarantee, all these are being watered down by the present government. Now, all the opposition parties, which are part of the India Alliance, have come together to protest. And this is not solely an issue of the opposition parties. This affects the democratic process of this country. These are far-reaching implications on the freedom of media. These are far-reaching implications on the democratic process of this country, the transparency to the administration, and I would request you all to have a considerate look and also to make sure that these issues are being highlighted. Thank you very much. Abdullah ji. Thank you, Maharaj and other my fellow MPs. After clearly explained by Gauraji and Priyanka and Janeta, there is nothing I have to more to explain about this. We DMK is a movement that has always fought for the freedom of expression that you all know very well. Whenever there has been a threat to freedom of expression, DMK has fought always. In that regard, I would like to state on behalf of our party leader and Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin, that DMK is opposing this even now. And we will join our hands together with the India Alliance to fight for this freedom of expression and to save the democracy. Thank you. नवल किशोर जी. No. मैं आरजेडी के तरफ से श्योर करना चाहता हूँ कि जो एक्ट मात्र 6-7 दिनों में दोनों सदनों से पारित हुआ और पूरा देश ने देखा कि कितने डिस्ट्रप्शन थे और किस तरह से किसी भी प्रकार के डिस्कशन को और सजेशन को नहीं माना गया। आज के डेट में जो स्थिति है कि प्रेसिडेंशियल असेंट के बाद भी नोटिफाई नहीं हुआ है, तो हमारी मांग और हम लोग सब लोग कोशिश करेंगे कि इस एक्ट को पूरी तरह से रिवाइज करके और जो सच्चाई है जिससे सरकार भागना चाहती है, जानकारी है जिससे सरकार भागना चाहती है, जिसका एकमात्र कारण है कि जवाबदेही नहीं लेना चाहती है। जितनी भी उनके साथ में सरकार के साथ में घटनाएं घटित होती है, हर तरह के अत्याचार जिसके लिए जिम्मेदार सरकार है, उस तरह के जानकारी से भी लोगों को वंचित रखना चाहती है। और खासकर जानकारी किसे चाहिए? विपक्ष को चाहिए और पत्रकार समाज को चाहिए, जर्नलिस्ट जो विभिन्न, और आप हम सबको मालूम है कि आज के डेट में पत्रकारिता भी डेमोक्रेटाइज हो चुका है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो उसमें भी कई कमजोर तबका के लोग हैं जो कि जानकारी हासिल करके और सरकार को बेनकाब करना चाहते हैं। उन सारे प्रयासों को सामूहिक तौर पर रोकने का जो ये प्रयास है, इस बिल के माध्यम से सरकार सुनिश्चित करना चाहती है। क्योंकि यह बिल अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, इससे हम लोग कोशिश करेंगे, इंडिया अलायंस के जितने भी साथी हैं हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको पूरी तरह से रिवाइज करके, अगर ट्रांसपेरेंसी को एस्टेब्लिश नहीं किया गया तो इस एक्ट को लाने का कोई मतलब नहीं है। जो आरटीआई के माध्यम से किया गया था उसको तो पूरी तरह से पंगु बनाया ही गया, अब इसको सरकार की तरफ से कांटेदार बनाने की कोशिश की गई है कि कोई सोच नहीं पाएगा। और शायद यही कारण है कि उनको लगता है कि इस माध्यम से अपनी नाकामयाबियों को छुपा सकते हैं और लोगों को गुमराह कर सकते हैं, और जिसके ऊपर कोई भी प्रकाश नहीं डाल सकता है, सब्सटैंशिएट नहीं कर सकता हो, चाहे विपक्ष हो या पत्रकार जो कि लोकतंत्र के चौथे मजबूत स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, उनको भी उस सूचना से अवगत नहीं कराया जाएगा कानूनी तौर पे।
हम लोग इस पहल को, इस कदम को, इस एक्ट को पूरी तरह से विरोध हमारी पार्टी करती है और जिस स्तर पर होगा हम लोग एक साथ रखें इसका विरोध और इसको कोशिश करेंगे और पूरी तरह से इसको रिवाइज करके इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इसको एक्ट को समावेशी बनाया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं दोबारा सभी दलों को धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस अहम विषय पर हम एक साथ मिलकर नागरिकों की अधिकार को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम आगे आए हैं और हम आशा करते हैं कि इस बार जो विभिन्न जो समाज के अंग है वो भी आगे बढ़ते जाएंगे। जो पत्रकार समाज है, जो नागरिक समाज है, हम सबको मिलकर हमारे देश को, हमारे देश की लोकतांत्रिक आदर्शों को बचाना है। In case the government doesn't adhere to your appeal, what will be your future plan? Let us focus on the present and let us think positively also. Most expected Would that you the also, government will pay क्या आप वोट का रुख भी अख्तियार करने पर विचार, क्या आप वोट का रुख भी अख्तियार करने पर विचार करेंगे अगर सरकार आपकी Let us wait for the reply of the government to our initiative. We've done a press to articulate our concerns. We have signed a letter. We are submitting a letter signed by the senior most opposition leaders, supported by opposition MPs. I am hopeful because these concerns are not just of the opposition parties. There are many in the civil society, there are many in the press, many privacy activists, many right to information activists. This is an interest that goes beyond the India Alliance. This is the interest of our country, of our fundamental right to have a modern democracy, as John Bitters ji. So we are hopeful. That the government will take will respond positively, but let us wait for the reply before we move on to our next step. No, just to add to her, as Gaurav said, see, we are waiting for the response of the government. But just to respond to your question, this is violation of the letter and spirit of the Supreme Court verdict on Puttaswamy case. Actually, the protection of privacy is obviously comes on that, the premise of that. But what have been brought in the form of this legislation is contrary to what have been told by the Supreme Court and many high courts. So we feel that this is a fit case to approach the court. But as Gaurav said, now our attempt would be to understand, elicit an opinion and response from the government of India. सर एक बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन है। कुछ दिन पहले यहीं पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, एनसीपीआरआई ने की थी अबाउट द सेम इशू। प्रशांत भूषण, अंजलि भारद्वाज एंड प्रेस क्लब वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट। क्या आप लोगों को पता नहीं था कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए आरटीआई अमेंड किया जा रहा है? क्योंकि इस पर बहुत चर्चा हुई थी। आप 2019 के ज्वाइंट कमीशन जेपीसी की बात कर रहे हैं, पर आप लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। क्या आप लोगों ने उस वक्त बहुत गंभीरता से नहीं लिया कि आरटीआई को अमेंड कर देंगे? और जैसा कि एनसीपीआरआई का कहना है कि डिजिटल इंडिया के लिए ये जो एक्ट है बहुत ड्रैकोनियन है, तो शायद आप लोगों ने थोड़ी सी देर नहीं कर दी, आपको लगता है इसको उठाने के लिए? Let us again explain and what John Bitters ji also said. I was also in the JPC. Nothing related to section 81J was discussed in the JPC. I have submitted a dissent note and so have many of the colleagues of other parties. We would have included this had this was brought in. This was brought in as amendments in the last stage when, as he said, the entire country was debating Manipur. So the malicious and intent of the government is very clear, and ever since then this government is just showing absolutely no openness to rethink on this issue. Just to add to you, not that we were not exercised over that. See, many of us moved amendment. One of the amendment which was moved by me, 8th August 2023, which is signed by the Secretary General, by Dr. John Bitters. Nothing contained here shall be construed as having overriding effect on the provisional right for Information Act 2005. We had moved amendments. The opposition members were exercised over that. We had resorted to amendments. It's not that, you see, we were oblivious about that. We were agitated about that. So what your
there also a request to reinstate the protection that was earlier there for journalists or the media? Well, in our letter that you will see, we have outlined essentially Section 81J as articulated in our press conference. The Digital Data Protection Act infringes upon many freedoms guaranteed under the Constitution to various sections of the society. It has far-reaching implications. It has very dangerous implications. There are many issues that we have outlined individually. John Bittersji talked about the composition of the Data Protection Board. Priyanka ji also talked about the journalistic freedoms. RJD have talked about an entire repeal, and we've talked about many such issues. But where we have come together on is that right now where we have built a consensus on is that we have jointly signed on repealing Section 44(3), which touches Section 81J of the RTI Act. And I'd just like to add a little bit here. Even in the JPC, it was clear through all the participation that journalists should be exempted. Yes. And all the laws in the world globally with regards to digital privacy protection excludes journalists, keeping in mind freedom of press. The Indian government, probably the Indian Act, is the only act in the world right now which has been passed, not notified, which does not exempt the journalists. So that is the problem. That is what I would want, and my appeal was in my initial statement that you all should be raising this and prioritizing this because it is about your freedoms. Sorry, just last question. We all have to catch flights, and Yes. lady at the back. Just to add to what Gaurav was saying is that Parliament session has just ended. You just said that civil society members met you in Parliament and we got 125 to 150 signatures. So could this not have been raised in Parliament to make it more prominent and bring it up more decisively at that time? Because the session has just ended and there's a few months still left. I think there's, as we've seen and we've highlighted often, that how this government is running away from discussion on crucial issues in Parliament. And we've outlined this in the past also, that we wanted a discussion on epic cards and election reforms related to the Election Commission. The government ran away from that. We wanted a discussion on the demand for grants on external affairs, given that tariffs were hitting us. The government ran away from that. We wanted a discussion on defense. So we are keen to put as many issues as possible, but the government runs away from its priorities. As we saw in the discussion on the Waqf Amendment Bill, that the opposition came together and put forward substantive points in defense of the Constitution. So it is our endeavor to make the Parliament truly a house of the people and not a darbar of Prime Minister. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.